बच्चों, सेकेंड ईयर में जो अपना फर्स्ट पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्था है उसमें अपन गत व्याख्यान में राजमुकुट के बारे में देख रहे थे। राजमुकुट यानी सम्राट की स्थिति, सम्राट की प्रमुख शक्तियां और कार्यपालिका शक्तियां, कार्यकारी शक्तियों का उल्लेख मैंने किया था। आज उसके कुछ अन्य प्रमुख शक्तियों का उल्लेख करेंगे अपन, और साथ में राजपद के औचित्य और इसके संभावित कोई जो विकल्प हो सकते हैं इसके ऊपर जो बहस चलती है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। आज इस टॉपिक को अपने को खत्म करना है। सम्राट या राजमुकुट को विधायी संबंधी भी अनेक अधिकार, अनेक शक्तियां प्राप्त है। ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति, किंग इन पार्लियामेंट यानी संसद सहित राजा, ये व्यवस्था है किंग इन पार्लियामेंट। इससे इसका अर्थ यह है कि राजमुकुट के द्वारा संसद के साथ मिलकर विधायी प्रक्रिया का संपादन किया जाता है। और इस संबंध में राजमुकुट यानी सम्राट की शक्तियां कुछ इस तरह से है। संसद के दोनों सदनों में से जो लॉर्ड सभा यानी द्वितीय सदन के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। राजमुकुट को पियर यानी लॉर्ड सभा के सदस्य पियर बनाने का अधिकार है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पियर बनाया जाता है केवल वही लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं, यानी लॉर्ड सभा के निर्माण में राजा की महती भूमिका होती है। लोक सदन यानी कॉमन सभा के चुनाव की तिथि भी राजमुकुट के द्वारा घोषित की जाती है। दूसरा, राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति करता है। और लॉर्ड सभा तो एक स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट कॉमन सभा यानी कि लोकप्रिय सदन को विघटित कर सकता है। फिर संसद के आरंभ में सम्राट भाषण या अभिभाषण देता है, इससे देश की संपूर्ण नीति के ऊपर प्रकाश डाला जाता है। हालांकि वास्तविकता ये है भारत की ही भांति कि ये जो भाषण होता है, अभिभाषण, वो कुल मिलाकर मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की इच्छा को व्यक्त करता है, लेकिन ये भाषण और ये अभिव्यक्ति तो राजा की यानी राजमुकुट की होती है। कोई भी विधेयक उस समय तक कानून नहीं ले सकता जब तक कि सम्राट अथवा राजमुकुट उस पर हस्ताक्षर न कर दे। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणा या अध्यादेश जारी करने का अधिकार रहता है। अधिशासी राज्य यानी कि ब्रिटेन के शासन के अधीन जो टेरिटरी है, जो क्षेत्र है, उनके बारे में प्रारंभ से ही रहे, अभी भी कुछ क्षेत्रों में ब्रिटेन के अधिशासी राज्य है। और कुछ पिछले कुछ समय से राजमुकुट को एक और शक्ति प्राप्त है, वो है सपरिषद आदेश यानी ऑर्डर्स इन काउंसिल जारी करने की शक्ति। यह कार्य मंत्री और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से किया जाता है और इसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रदत्त विधायन की श्रेणी में रखा जाता है। ये कुछ विधायी संबंधी अधिकार है। फिर न्यायिक आदेश शक्तियां, सम्राट के न्यायिक शक्तियों का स्रोत जो है वो बहुत व्यापक है। जैसे ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहे जाते हैं। इसी प्रकार सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और संसद की के निवेदन पर, के आवेदन पर उन्हें पद से हटा सकता है। वह अपराधियों के दंड को कम करता है और उन्हें क्षमादान या पार्डन यानी कि पार्डन, क्षमादान का भी अधिकार है। इसी प्रकार कुछ धार्मिक क्षेत्र की शक्तियां भी उसे प्राप्त है। सम्राट को इंग्लैंड में एंग्लिकन, कुल मिलाकर देखिए इंग्लैंड जो है प्रोटेस्टेंट है और इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च, रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख है एंग्लिकन चर्च का। वह चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, बिशप और जितने भी हैं उनकी नियुक्ति करता है। 1919 से ही चर्च के प्रबंध के लिए जो नेशनल असेंबली बनाई गई है उसमें भी सभी प्रकार के नियमों की स्वीकृति अंततः है सम्राट के द्वारा ही दी जाती है। और सम्राट को उसकी इस व्यापक स्थिति के कारण ही धर्म रक्षक भी कहा जाता है। यद्यपि ब्रिटेन एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन सम्राट अनन्य रूप से वहाँ ईसाई धर्म का जो वो शाखा है एंग्लिकन चर्च, उसके संरक्षक के रूप में माना जाता है। ये तो सम्राट की, राजमुकुट की कुछ शक्तियां हैं, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, धार्मिक इत्यादि। अब अपन देखें तो सम्राट की स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है। सम्राट की वास्तविक स्थिति प्रारंभ से बहुत मजबूत थी। जब राजतंत्र था, जेम्स प्रथम के टाइम पर, जो जेम्स के प्रथम कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, एक प्रकार का बड़ा तानाशाह
दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादक, यानी नागरिकों को राजा के आज्ञा का पालन करना ही होगा, क्योंकि राजा का आज्ञा कुल मिलाकर ईश्वर की आज्ञा है, क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। लेकिन धीरे धीरे 1688 के बाद से जब गौरमपुर क्रांति हुई, तभी उसके बाद से लेकर राजतंत्र की शक्ति, राजमुकुट की शक्ति में ह्रास, राजतंत्र की शक्ति का पतन हुआ। और इसके बाद तो संसदीय व्यवस्था की जब शुरुआत हुई तो राजतंत्र, राजमुकुट नाम मात्र का बनता गया, और कुल मिलाकर मंत्रिमंडलीय पद्धति और संसदीय व्यवस्था वो स्थापित हुई, और राजतंत्र एक सांविधानिक हेड, सांविधानिक प्रमुख बनकर रह गया। अब एक अवधारणा जिसके ऊपर कई बार छोटे प्रश्न भी आते हैं, वो है द किंग कैन डू नो रॉन्ग, सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। यानी कि इसका ये अर्थ है कि सम्राट जो है वो सबसे ऊपर भी है, वो सम्राट जो है वो सभी प्रकार के जो कानून आलोचनाओं से भी ऊपर है एक प्रकार से। तो क्या है वो? सम्राट कानून से ऊपर है। सम्राट कानून से ऊपर है कैसे? कि वह कानून से, उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ब्रिटिश सम्राट न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त है, और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी, सिविल या क्रिमिनल सूट नहीं डाला जा सकता। कानून की दृष्टि में राजा अपराधी नहीं हो सकता। डाइसी कहता है कि सम्राट प्रधानमंत्री को गोली मार दे तो भी इंग्लैंड में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। ये जो स्थिति है, हालांकि ये एक अजम्पशन है, एक परिस्थिति की कल्पना की गई है, लेकिन कुल मिलाकर सम्राट के इस सर्वोच्च कानूनी शक्ति, सर्वोच्च शक्ति को प्रदर्शित करता है। सम्राट कानून के ऊपर है। जो मैं कह रहा हूं, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, सम्राट त्रुटि नहीं कर सकता, इसके ही उत्तर में अपन को ये पॉइंट्स लिखने हैं। सम्राट कानून से कैसे ऊपर है? सम्राट, फिर दूसरा पॉइंट है, सम्राट स्वविवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है, अतः उसके कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी है। अब ये भी है, अंतिम शक्ति सम्राट में समाहित है, लेकिन उसका प्रयोग क्योंकि वो कैबिनेट के परामर्श पे करता है, इसलिए अगर उसमें कोई कमी बेशी रह जाए, उसमें कभी कोई अगर उसकी आलोचना होनी हो, तो वो मंत्रिमंडल की आलोचना होगी, वो मंत्रिमंडल की कमी मानी जाएगी। क्योंकि सम्राट कोई भी कार्य स्वविवेक से नहीं करता है, इसलिए वो तो उसकी सलाह पर कर रहा है, इसलिए अंततः उस कार्य के लिए उत्तरदायी मंत्रिमंडल है। और इसलिए कार्टर कहता है कि राजमुकुट की शक्तियों का उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है जिस प्रकार से संसद के समर्थन के आधार पर कैबिनेट उसका प्रयोग करना चाहती है ना। तो ये जो है एक प्रकार से सम्राट को सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त कर देता है, और हालांकि वो उन दायित्वों के निर्वहन में सर्वोच्च भी है। ठीक है। चार्ल्स ने कहा भी था कि नितांत सत्य है, क्योंकि राजा के शब्द तो उसके अपने होते हैं, उसके कार्य उसके मंत्रियों के होते हैं। ये चार्ल्स फर्स्ट का ये था, मत था। तीसरा पॉइंट एक और है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, सम्राट की त्रुटि कैसे नहीं कर सकता। सम्राट अवैधानिक कार्य के लिए किसी भी सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती। सम्राट के नाम पर कोई उन्मुक्ति नहीं ले सकता, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी। अब राजा जो है, राजा या सम्राट, उसके राजपद का औचित्य क्या है या उपयोगिता क्या है? तो इसके बारे में बताया जाता है कि कुल मिलाकर राजा अनुभव और राजा परंपराओं का रक्षक है, और इसलिए वो स्थापित है। लोग स्वतः स्वभावतः उसकी पालना करते हैं। इसका औचित्य क्या है? तो इसके जो समर्थक है वो कहते हैं कि ये ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। लोगों ने राजपद को, राजमुकुट के आदेशों को एक प्रकार से अपने जीवन में आत्मसात किया हुआ है, और ये उनकी अपने बिल्कुल विशुद्ध रूप से उनकी अपनी संस्था है, विकसित संस्था है, और जिसके आदेशों की अवहेलना वो स्वभावतः नहीं करते हैं, वो उनको आत्मसात कर चुके हैं, इसलिए इसका औचित्य है, ये ठीक है। ऐतिहासिक रूप से ऐसी संस्था है जो कि ठीक है। फिर ब्रिटिश सम्राटों का प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है और उनकी बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो चार्ल्स हो या जेम्स प्रथम द्वितीय हो, चार्ल्स हो, या फिर बाद में विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया है, अभी एलिजाबेथ है। उनका एक व्यक्तित्व ऐसा है कि लोग स्वाभाविक रूप से इसकी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, इसके खिलाफ विद्रोह कभी भी नहीं हुआ, विद्रोह करने की गुंजाइश भी नहीं बनी है। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो है कि कुल मिलाकर गणतंत्र व्यवस्था के समान ही है यह, यानी कि राजपद का
राजपद का, राजमुकुट का एक लोकतांत्रिकरण हो गया है। 1688 के बाद से लोकतांत्रिक संपूर्ण हो गया और इसलिए इसको क्राउन रिपब्लिक भी कहते हैं, राजमुकुटधारी गणतंत्र भी कहते हैं, इसलिए ये ठीक है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि सम्राट की व्यक्तिगत और अधिकार और कार्य प्रतीकात्मक है, अंततः मंत्रिमंडल निर्णय लेता है जो लोगों के द्वारा निर्वाचित होता है, तो यह भी ठीक है ना। और ये सलाहकार के रूप में भी सम्राट या राजमुकुट कार्य करता है, एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में वह भी होना चाहिए। मध्यस्थता भी करता है कई बार। सम्राट ब्रिटिश साम्राज्य की, ब्रिटिश राष्ट्र और ब्रिटिश साम्राज्य की एकता का प्रतीक है। इस लॉजिक, इस तर्क के आधार पर इसको ठीक ठहराया जाता है। और यह एक निरंतरता का प्रतीक है, यानी कभी ब्रेक नहीं हुआ शासन व्यवस्था में और राष्ट्र की एकता में, इसलिए ये है। अब कई, ये तो इसके औचित्य इसका हो गया, लेकिन कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। आलोचना क्या करते हैं, इसका विकल्प क्या होना चाहिए? आलोचना इसलिए करते हैं कि लोकतांत्रिक युग में राजतंत्र की क्या उपयोगिता है, ये नहीं होना चाहिए और इसके स्थान पर गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। ऐसे कुछ जो है वो विचारक मानते हैं। ऑक कहता है कि ब्रिटेन इसी ऑक इसकी जस्टिफाई करता है और ठहराता है, लेकिन कई सारे अन्य विचारक जो है वो इसकी आलोचना करते हैं कि जैसे भारत में गणतंत्र है, ऐसे एक गणतांत्रिक व्यवस्था या राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर ये देखें तो ब्रिटेन में जो राजतंत्र है वो लोकतांत्रिक है और वो किसी प्रकार से राजतंत्रात्मक तानाशाही की दिशा में नहीं है, और इसलिए, और इसके बावजूद कि राजतंत्र है वहाँ आधुनिकता कभी रुकी नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं है कि मध्ययुगीन सामंतवाद है, बल्कि वो आधुनिकता के परिवेश में ढला हुआ राजतंत्र है जो लोकतंत्र को पूरी तरह स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाता है। इसलिए संभवतः इसकी संभावना नगण्य है कि वहाँ राजतंत्र का कभी समापन होगा निकट भविष्य में। ये राजमुकुट का प्रश्न था। इसके बाद अपन जो है ना ब्रिटेन में मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे।